नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। हमने कुछ वन लाइनर की बात की है, तो उसी श्रृंखला में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। वह है मनोवैज्ञानिक के आधार पर कुछ परिभाषाएं हैं, वो हम जानना चाहें। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे समझने वाली ये है कि गर्भाधान से लेकर और जीवन पर्यंत तक जिसमें अध्ययन किया जाता है मनुष्य की अवस्थाओं का, तो ये जो बात कही है ये मैडम हरलाक महोदया ने कही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है ये भी ऐसी है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, अब जन्म से लेकर जो परिपक्वता तक की बात की है वह की है जेम्स ड्रेवर। तो जन्म से लेकर परिपक्वता तक जेम्स ड्रेवर और गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक ये मैडम हरलाक हैं, इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह ये है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है बाल मनोविज्ञान वह शाखा है बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति में उसके जीवन का उस व्यक्ति में उसके जीवन का व्यक्ति के विकास का बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था से अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। ये कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन, अब इसमें क्या है, गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक ये जो चलता है, ये बात कही है क्रो एंड किरो ने। तो ये तो हो गई हमारी 3 परिभाषाएं, यानी कि जीवन पर्यंत, जन्म से जीवन पर्यंत तो हरलाक हो गए, और जन्म से परिपक्वता तक तो हो जाएंगे हमारे जेम्स ड्रेवर, और जन्म से ये सब ये गर्भावस्था से लेकर और ये भी गर्भावस्था से लेकर प्रारंभिक जो हमारी किशोरावस्था है, किशोरावस्था की जो बात कही है, समझो गर्भावस्था के प्रारंभ से, यानी कि गर्भावस्था से लेकर और हमारी जो
किशोरावस्था तक की अवस्था तक की बात करी है, वो किसने करी? वो करी है क्रो एंड क्रो जी ने। तो ये 3 परिभाषाएं जो हो गई, इसी के साथ साथ हम अगली परिभाषा की बात कर रहे हैं, वो समझो क्या है। तो परिभाषाएं जो हैं उनको सबसे अच्छे कैसे याद रखें, इसके लिए हमें एक ही तरीका है कि उसकी मेन जो बातें हैं उन्हें हम समझ लें, तो ये हमें ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करेंगी। हम बात कर रहे हैं वंशान क्रम और वातावरण की। इसमें भी जो कुछ बातें कही गई वो ज़रा हम समझते हैं। एक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसको लेकर थोड़े हम 4-6 बिंदु समझते हैं। अब समझो यहाँ पर कि जो परिभाषा है वह पूछ लेगा कि वंशानुक्रम वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में उसके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। वंशानुक्रम वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में उसके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय से लगभग 9 माह तक। तो ये जो अगर परिभाषा है तो ये परिभाषा वुडवर्थ जी ने दी है, वुडवर्थ जी ने। तो नेक्स्ट अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह परिभाषा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये बात किसने कही है? ये बात भी हमारे अगले जो वैज्ञानिक हैं वह हैं जेम्स ड्रेवर। ये बात जेम्स ड्रेवर ने कही है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कही है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में जो हस्तांतरण है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा वंशानुक्रम कहलाएगा। अगर हम बात करें कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। कैसा है? पूर्ण योग। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? ये बात कही है V.N. झा ने। क्या कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगली अगर हम बात करें तो वो समझो क्या है। इसमें ये कह रहा है कि निषक्त अंड से संभावित
विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही वंशानुक्रम है। निषक्त अंड से संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का जो योग है वह क्या है? वह हमारा वंशानुक्रम है। ये जो बात किसने कही है? ये जीव शास्त्रियों के अनुसार है। जीव शास्त्रियों के अनुसार उन्होंने कहा है कि निषक्त अंड से संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का जो योग है वही हमारा वंशानुक्रम है। क्या है? वंशानुक्रम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वह ये है कि स्वयं प्राणी उसके जीवन का ढांचा बीते हुए जीवन एवं अतीत के पर्यावरण का फल है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से यहाँ तक कि उत्पादक कोशों में भी निहित है। क्या है? निहित है। अब ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा इतनी वेस्ट है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। उसने सीधे से कह दिया है कि स्वयं प्राणी उसके जीवन का ढांचा बीते हुए जीवन एवं अतीत यानी जो वर्तमान में चल रहा है और जो पीछे से हम बन के आए हैं कि पर्यावरण का फल है। स्वयं प्राणी यानी कि हम जीवन का एक ढांचा है जो बीते हुए जीवन और वर्तमान जीवन पर्यावरण का फल है। इन दोनों से जब हमारे पिछला जन्म बीता हुआ जीवन और जो वर्तमान जीवन है, इनमें जो पर्यावरण का जो फल है वह पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से यहाँ तक कि उत्पादक कोषों में भी निहित है। जो उत्पादक हमारे कोष हैं, जो सेल्स जो बनते हैं, उसमें भी ये चीज़ निहित है। ये बात कही है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं मैकाइवर एवं पेज ने। ये बात मैकाइवर एवं पेज ने कही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृक गुणों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। समझो, वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के या व्यक्ति में पैतृक यानी जो हमारे माता पिता से हैं गुणों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण, अब ये यहाँ पर बात ये वातावरण की कर रहा है। ये जो ऊपर बात हुई है ये हुई है हमारे वंशानुक्रम की। वातावरण का हमारे क्या क्या प्रभाव समझो। वह हर वस्तु जो व्यक्ति की पैतृक गुणों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ये बात कही है एनास्टसी जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने कहा है कि वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति में पैतृक गुणों के अलावा, यानी कि पैतृक गुणों को अगर हम छोड़ के बात करें तो प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ये बात एनास्टसी ने कही है वातावरण को लेकर। अगली अगर हम बात करें वो समझो क्या है। अगली बात है
वो भी वातावरण से लेकर है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृक गुणों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। समझो कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन ये जो बात कही है, ये कही किसने है? ये कही है जिशबर्ट ने। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है, यानी वह सब कुछ है जो व्यक्ति के पैतृक गुणों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ये तो डबल हो गया सर। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृक गुणों को अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ये बात कही है हमारे एनास्टसी ने। एनास्टसी, सॉरी इसके लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। वही ये है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु जो अन्य वस्तु को घेरे हुए है। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। समझो, ये कह रहा है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। यानी कि जो वातावरण है उसमें जो व्यक्ति है या कोई वस्तु है तो वातावरण सीधे उस पर अटैक करता है, प्रभाव डालता है। ये वातावरण की सबसे बड़ी विशेषता है। समझ रहे ना? क्या विशेषता है? कि वातावरण सीधे अटैक करता है, प्रभावित करता है। ये जो बात कही है, ये बात कही है जिशबर्ट ने। ये जो जिशबर्ट हैं उन्होंने कहा है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और वातावरण उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। तो ये बात क्या है? जिशबर्ट के अनुसार हो गई। अगली अगर हम बात करें तो वो कहा वातावरण वह बाहरी यानी कि बाहरी शक्ति है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। जॉनसन ने ये बात कही है। जॉनसन कहता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सीधे सीखने वाले सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यानी कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। ये बात जॉनसन ने कही है। तो ये तो हमारी जो कुछ परिभाषाएं हुई वो हुई हैं हमारी वातावरण को लेकर और वंशानुक्रम को लेकर। अगली अगर हम बात करें तो ये कह रहा है, फिचर के अनुसार एक डेफिनेशन है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप समाजीकरण वह प्रक्रिया है
जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है, उसके साथ अनुकूलन करता है। ये जो बात है ये कह रहे हैं हमारे फिचर साहब। ये कह रहे सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, उसे साथ अनुकूल करता है और क्या करता है, उसके साथ अनुकूल भी करता है। जैसे सामाजिकरण है, हम समाज में रहते हैं तो इसमें एक जो समाजीकरण रहे तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है। फलस्वरूप यानी कि इसका जो परिणाम वह है कि व्यक्ति सामाजिक व्यवहार हैं, शादी है, ब्याह है, हमारी पढ़ाई है, लिखाई है, नौकरी है, कैसे किससे बात करना, सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। सामाजिक व्यवहारों में हम स्वीकार करते हैं कि बड़ों का सम्मान करो और पैर छुओ अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से। किसी संस्कृति में कुछ है, किसी संस्कृति में कुछ है। तो ये जो नियम बनाए हैं समाज ने, तो इनको हम स्वीकार करें, इस बात पे ये बल देता है कौन, सामाजिकरण। और उसके साथ हम अनुकूलन करता है। अभी कोई व्यक्ति कह दे, हम जो बाहर से आया, जो हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं जानता है, जो हमारे समाज से परिचित नहीं है, कि इसके पैर छुओ, तो वो जानता है नहीं, तो उसके लिए तो बिल्कुल एकदम अननोन है, अनजान है। लेकिन जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो हम समझते हैं कि ये पैर छूना क्या है, अभिवादन करना क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, खाना पीना कैसे करके खाया जाता है, वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, बड़ों का कैसे सम्मान करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, ये जो सब है ये सब समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगी। तो यही कह रहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, तो अनुकूलन बना लेता है। वैसे अगर कोई कहे कि इसके पैर छू लो, क्यों छू लें, क्योंकि वहाँ पे रिश्ते हैं, नाते हैं, तो उनका ये समाज से ही संबंधित है, तो उसमें वो व्यक्ति वहाँ तक कुछ सोचता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो सोरेनसन एक बात कहता है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ये जो बात कही है, ये बात कही है सोरेनसन। ये समाज के बारे में सोरेनसन महोदय कह रहे हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि, जो वृद्धि हो रही और जो विकास का जो अर्थ यहाँ पे इसने लिया है, वो कह रहा है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ये क्या कहलाएगी, ये हमारी समाजीकरण कहलाएगी। समाज के जो हैं उसमें क्या है, अपनी भी वृद्धि हो, अपनी भी विकास हो, दूसरों का भी हो। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ये बात सोरेनसन महोदय ने कही है। बाल केंद्रित शिक्षा पर एक बहुत बढ़िया हम कोट को समझेंगे। कह रहा है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की जो शक्तियां हैं उनको विकास करें। कोई बालक अच्छा गा लेता है तो ये उसकी शक्ति है, कोई बालक अच्छा दौड़ सकता है, ये उसकी शक्ति है, कोई बालक अच्छा पेंटिंग बना सकता है, ये उसकी शक्ति है, कोई बालक अच्छा मैथ जानता है, ये उसकी शक्ति है, कोई बालक अच्छा हिंदी जानता है, ये उसकी शक्ति है। तो यही बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो ये बात कही है जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने कही है कि बालक की जो शक्तियां हैं उनका जो विकास करना है, शिक्षा का बस एकमात्र उद्देश्य यही है।
और कोई उद्देश्य नहीं है शिक्षा का।